बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। कार्यक्रम कृषि दर्शन देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार, जोहार। जी हाँ, हम जानते हैं कि आप हमारे इस कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कृषि जगत से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से देते हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम आपको सबसे पहले दिखा देते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मृदुला। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। सरकार से अनुदान लेकर कर सकते हैं बकरी, सूकर, मुर्गी और बतख पालन। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत स्थापित कर सकते हैं मिनी डेयरी। हल्दी के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद राजेंद्र सोनिया। अब समाचार विस्तार से। राज्य में पशुपालन के जरिए स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत राज्य के ग्रामीण बकरी पालन, सूकर पालन, घर में देसी मुर्गी पालन, फार्म में ब्रायलर मुर्गी पालन और बतख पालन के लिए सरकार से अनुदान ले सकते हैं। इसमें ST, SC, दिव्यांग, विधवा और निसंतान दंपति को 90%, अन्य सभी सामान्य वर्ग के लाभुक को 75% अनुदान दिया जाएगा। इससे लाभ लेने के लिए जिला पशुपालन कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। राज्य के गौपालक मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत 5 गाय और 10 गायों की मिनी डेयरी स्थापित कर सकते हैं। इसके लिए ST, SC और दुग्ध सहकारी समिति को 75% और अन्य श्रेणी के लाभुक को 50% अनुदान दिया जाएगा। इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला गव्य विकास कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं। भारत में श्री अन्न योजना के तहत मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। झारखंड के किसान भी मोटे अनाज में रागी यानी मड़ुआ, ज्वार और बाजरा की खेती से अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों को हम सूचित करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे, जानकारी देना चाहेंगे कि जो झारखंड का परिप्रेक्ष्य है या जिला स्तर पे देखा जाए तो इसमें हम लोग ज्वार, बाजरा, रागी, मड़ुआ जिसको बोलते हैं, ये मुख्य फसल हैं जो कि हम लोग मोटे अनाज के रूप में ले सकते हैं। इसमें कम लागत भी है और इसका खेती का भी जो पैकेज एंड प्रैक्टिसेज हैं बहुत ही आसान है। केवल बीज की 20 kg, 25 kg फसल के अनुसार से मौसम के जो वातावरण में बदलाव हो रहा है, मौसम में जो बदलाव हो रहा है, उसमें ज़्यादा टिकाऊ होने वाला फसल इसी को मानते हैं। किसान भाई, आप यदि कंदिया फसल हल्दी की खेती करना चाहते हैं तो पूरे अप्रैल और मई महीने तक फसल लगा सकते हैं। हल्दी के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद राजेंद्र सोनिया लगाएं। हल्दी की बुआई में 18 से 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। बुआई में कतारों के बीच 45 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 15 सेंटीमीटर की दूरी रखें। बीज के लिए 1 से 2 आंख वाले गांठ का चुनाव करें। हल्दी के उन्नत प्रभेदों में राजेंद्र सोनिया की उत्पादन क्षमता 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर है। आने वाले महीनों में खरीफ की खेती होगी। इस मौसम में विभिन्न फसलों की बुआई और खेत में खाद डालने के लिए कृषि उपकरण, फर्टिलाइजर कम सीड ब्रॉडकास्टर का उपयोग कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 2 एकड़ प्रतिदिन है। आज हम जानेंगे मिर्च फसल में फल छेदक कीटों के रोकथाम के उपाय के बारे में। किसान भाइयों, मिर्च फसल में फूल से फल बनने के दौरान फल छेदक कीट लगने का खतरा बढ़ जाता है। मिर्च फसल में फल छेदक कीटों का प्रकोप हो तो इसके रोकथाम के लिए प्रति हेक्टेयर की दर से 500 मिलीलीटर इंडोक्साकार्ब दवा से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहा।
कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाइयों, आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसमें आपने कृषि संबंधी ढेर सारी जानकारियाँ प्राप्त की। मौसम के मिजाज से लेकर मंडी के भाव के बारे में भी आपने जाना। जानकारियाँ तो भी और भी है जो हम आप तक पहुँचाएंगे, मगर उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। झारखंड के किसान फसल के साथ साथ पशुपालन का व्यवसाय भी बड़े पैमाने पर करते हैं और इसे एक व्यवसाय के रूप में भी लेकर चल रहे हैं। तो ज़रूरी है उनका आवास, उनका खान पान सही तरीके से रखें ताकि हमारे मवेशी बीमार ना हो और उनका हम लाभ उठा सकें। इसी के बारे में देंगे और विस्तार तरीके से जानकारी, और इसी के लिए चलिए हम आपको सीधे ले चलते हैं स्टूडियो। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, हम सभी जानते हैं कि पशुपालन और कृषि का अनन्याश्रय संबंध है। बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो कृषि के साथ साथ पशुपालन करते हैं। आज की तारीख में पशुपालन एक व्यवसाय के रूप में भी उभर कर आया है। बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो दुधारू पशुओं का पालन करते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप जब पशुपालन कर रहे हैं, खासकर आप दुधारू गायों को पाल रहे हैं, तो ऐसे में उनके लिए आवास की क्या व्यवस्था हो, आहार की क्या व्यवस्था हो, ताकि आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। जी हाँ किसान भाइयों, इसी विषय पर हमारी आज बातचीत होगी।
इस विषय पर बातचीत करने के लिए पशु प्रबंधन एवं प्रजनन विभाग के वरीय वैज्ञानिक डॉक्टर आलोक कुमार पांडे हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों, नमस्कार। किसान भाइयों, तमाम जानकारियां हम आप तक पहुंचाएंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। डॉक्टर साहब, जब हम पशुपालन की बात करते हैं और पशुपालन का जो सबसे बड़ा हिस्सा है, बहुत सारे किसान भाई हैं जो पशुपालन में सूकर पालन करते हैं, बकरी पालन करते हैं, लेकिन दुधारू पशुओं का जो पालन होता है इसका एक बड़ा क्षेत्र है। सबसे पहले तो जब हम पशुपालन की बात करते हैं, दुधारू गायों की बात करते हैं, तो कहाँ पर हमें जो इनके आवास की जो व्यवस्था होनी चाहिए, कहाँ पर होनी चाहिए और कैसे की जानी चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है ताकि गायों को दिक्कत नहीं हो। बिल्कुल। हमारे किसान भाई खास करके जो डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं या डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं, बहुत सारे हमारे किसान भाई हैं जो कि डेयरी फार्मिंग पहले से भी कर रहे हैं, कुछ हैं जो कि अभी शुरुआत करने वाले हों। तो सबसे ज़रूरी ये है कि आप, जैसे हम लोगों को एक घर की आवश्यकता होती है, ऐसे जगह की आवश्यकता होती है जिसमें कि हम लोग ठीक से रह सकें, वैसे ही पशुओं के लिए भी आरामदायक जगह जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप अपना जो अगर आवास बना रहे हैं तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि वो शहर से थोड़ा दूर हो, लेकिन शहर से ज़्यादा दूर भी नहीं हो, क्योंकि आपको शहर के नज़दीक में ही अगर रहे तो आपको, चूँकि बाज़ार वहीं पर मिलना है, तो आप उसको शहर के नज़दीक में बनाएं। थोड़े से ऊंची जगह को देखें, जो एकदम नीचे जगह पर देखेंगे जहाँ वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम होगा, तो वैसे जगह पर फिर दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी। तो आप थोड़े से ऊंचे जगह पे आप अपना आवास को निर्माण करवाएं, उसका घर बनाएं। और आवास जो है, इनके लिए आवास बहुत ही डिफ़िकल्ट नहीं है। एक तो आवास की ये व्यवस्था है कि आप उनको मुक्त आवास व्यवस्था में रख सकते हैं। मुक्त आवास व्यवस्था का मतलब है कि आप दिन भर वो जो है वो खुले जगह में अपना रहें, एक बड़ा सा प्रांगण हो जिसके वो खुले जगह में वो रहें, और बाकी कुछ जो उसका 1/3 भाग है उसको आप वहाँ पर शेड बना दें, जहाँ पर कि नाद वगैरह का, पानी वगैरह का, सारा कुछ का व्यवस्था रहे। बाकी दिन भर उनको अगर खुले जगह पर रखा जाए तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सबसे ज़रूरी ये है कि जहाँ भी आप फार्म बना रहे हैं, फार्म के नज़दीक में छायादार वृक्ष जरूर लगवाएं। ये बहुत ही अच्छा है। और छायादार वृक्ष जो है, अगर आप फलदार वृक्ष भी लगा दें तो उससे आपको फल भी मिलेगा और फल से भी अतिरिक्त आमदनी आपको प्राप्त होगी। तो आप जो आवास जो बना रहे हैं वो हमारे समझ से मुक्त आवास व्यवस्था रखें। वैसे आप पूरे अगर बंद भी रखते हैं आवास को तो उसकी भी अलग अलग तरीके हैं। आप हेड टू हेड भी रख सकते हैं जानवरों को, जिसमें कि 2 जानवरों के सर एक तरफ रहेंगे, बीच में नाद रहेगा, और दोनों तरफ से जो आपके गाय रहेंगे। टेल टू टेल सिस्टम है कि दोनों तरफ नाद रहेगा और एक जानवर के दूसरे जानवर का पूंछ मिलेगा, बीच में नाली वाला जो पोर्शन रहेगा वो रहेगा। तो आप कई तरीके हो सकते हैं। बिल्कुल, इसको कई तरीके से आवास बनाया जा सकता है, लेकिन आवास बनाने में सबसे ज़रूरी यह है कि अगर आप उसको आवास जो बना रहे हैं, शेडेड एरिया जो है, वो शेडेड एरिया को निश्चित रूप से कोई खपड़ैल मत बनाइए, उसको बहुत ज़्यादा कंक्रीट का मत बनाइए। सबसे अच्छा होता है कि आप एस्बेस्टस की शीट बनाएं। हमारे ज़्यादा किसान भाई उसी को इस्तेमाल भी करते हैं और वही करना ज़्यादा अच्छा भी होता है। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह भी है डॉक्टर साहब कि जो ऊंचाई है उसका भी ध्यान रखें, क्योंकि ज़्यादा गर्मी होती है तो फिर पशुओं को काफ़ी परेशानी होती है, इसलिए ऊंचाई का भी ध्यान रखें। कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे किसान भाई जो कम ऊंचाई पर बनाते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कम से कम उसकी जो हाइट है 10 से 12 फीट होनी चाहिए। 12 फीट जो हाइट है उस पर अगर आप रखेंगे, एस्बेस्टस की शीट लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। कम हाइट पर अगर आप बना देते हैं तो उसमें फिर उनको
गर्मी ज़्यादा होगी, ज़्यादा परेशानी होगी। बिल्कुल। तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपने बताई कि एक तो जहाँ पर पानी का जमाव नहीं हो वहाँ पर बनाए, जगह थोड़ी सी ऊंची हो, और साथ ही साथ जो आप दीवार बना रहे हैं वो थोड़ी ऊंची हो और एडवेस्टेड सीट का आवास होना चाहिए। डॉक्टर साहब, गर्मी का मौसम है, आपने एक बात महत्वपूर्ण बात बताई कि छायादार वृक्षों, इससे दोहरा लाभ होगा। एक तो आपका जो क्षेत्र है वहाँ छाया होगा, और दूसरी बात ये होगी कि आप उसमें से कुछ फलदार वृक्ष की बात कर रहे थे, वो भी, उसका भी आपको लाभ मिलेगा। अभी गर्मी का मौसम है, कुछ समय पहले तक जब ठंड का मौसम था तो पैक करके रखे थे घरों को बहुत सारी, अब गर्मी, अब तापमान, अप्रैल का महीना चल रहा है, तापमान भी काफ़ी बढ़ रहा है। ऐसे में किसान भाइयों को आवास के लिए किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल, सबसे ज़रूरी ये है कि अभी हमने बताया कि आप अगर एस्बेस्टस सीट लगाए हुए हैं तो अभी के दिनों में निश्चित रूप से एस्बेस्टस के सीट के ऊपर में पुआल का एक लेयर जो है उसको निश्चित रूप से वहाँ पर लगा दें, उस पर हमेशा पानी का छिड़काव करते रहें, ये बहुत ही ज़रूरी है। जो अगर दरवाजे खिड़की हैं उसमें बने हुए, उस दरवाजे खिड़की पे कर्टन लगाएं, वो खास करके अगर हरे रंग का जो कर्टन अगर मिले तो उसको ये करें। जो हम इसकी जो लंबाई रखते हैं वो लंबाई पूर्व और पश्चिम में नहीं रख के उत्तर दक्षिण में रखें। घर की लंबाई जो है उत्तर दक्षिण में रहना सबसे अच्छा होता है, पूर्व पश्चिम की तरफ से रोशनी मिले, उत्तर दक्षिण वाला जो है वो लंबाई का क्षेत्र रहे, इसको आप ध्यान रखें। और जो आवास में है उसमें आवास में पानी का जो छिड़काव है वो पानी का छिड़काव करते रहें। जानवरों को कम से कम 3 बार जरूर उसको नहलाएं, मतलब पानी से नहलाना है वो बहुत ही ज़रूरी है। खास करके जिस तरह से अभी जो गर्मी आई है उस गर्मी में कम से कम 3 बार उनको नहलाने की आवश्यकता है। उनको पूरे समुचित पानी पीने के लिए भी चाहिए और उनको नहलाना है जो कि उनको गर्मी से बचा सके। शेड जो निर्माण करेंगे, जो शेड बना हुआ है उस शेड में ये देखेंगे, जो हमने बताया कि फलदार वृक्ष लगाना है या पेड़ लगाना है, पेड़ बहुत ही ज़रूरी है। आसपास में अगर पेड़ लगा कर रखेंगे उससे छाया मिलेगा, जानवर को आपको परेशानी नहीं होगी। और पुआल जो ऊपर में जो हम बता रहे हैं कि ऊपर में जो पुआल लगाएं उस पर पानी का छिड़काव करते रहें, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी का छिड़काव करेंगे तो ऊपर से भाप जो है वो निकल जाएगा, अंदर में जो है वो थोड़ी सी ठंडक महसूस होगी, तो किसानों, ये जो हमारे पशुओं का है उनको थोड़ा आराम मिलेगा जी। और जब गर्मी का मौसम जब चूंकि आ रहा है तो इसमें बहुत सारे मच्छर मक्खी भी आएंगे, तो ऐसे में साफ सफाई का भी बहुत ध्यान रखना जरूरी होता है। मक्खी मच्छर भी बढ़ जाते हैं, अभी के दिनों में ये भी बहुत ज़रूरी है कि उसकी साफ सफाई ठीक से की जाए। फिनाइल से वाश करने की आवश्यकता होती है, आप उसको फिनाइल से वाश करें और इंसेक्टिसाइड का भी छिड़काव करें। बरसात के दिनों में और आवश्यकता ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन गर्मी के दिनों में भी मच्छर मक्खी का प्रकोप जो है वो कम नहीं होता है, बल्कि वो तो उस पर भी थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। बिल्कुल, ये तो बात हो गई डॉक्टर साहब आवास की। दुधारू पशुओं के साथ भोजन का सीधा संपर्क है, अगर भोजन सही मिले तो दूध ज़्यादा उत्पादन होता है। जब हम दुधारू पशुओं के भोजन की बात करते हैं, आहार की बात करते हैं, तो किन बातों का मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए किसान भाइयों को? बिल्कुल सही है, क्योंकि जो अगर हम दुधारू पशुओं की बात करें और हम अगर दूध का प्रोडक्शन की बात करें तो दूध का प्रोडक्शन में 70% 75% जो कॉस्ट है वो केवल आपके आहार पर ही जाता है। तो आहार का किस तरह का हमको आहार देना है ये बहुत ज़रूरी है। तो मुख्यतः जो हम आहार पशुओं को देते हैं उसमें 3 तरह का उसको मेन आहार को हम उसको बांट सकते हैं। एक होता है कोई सूखा चारा जो होता है वो, दूसरा होता है हरा चारा जो, और तीसरा होता है कंसंट्रेट जो उसको कंसंट्रेट जो दाना मिश्रण जो देते हैं वो दाना मिश्रण को। तो सूखा चारा जो है वो सूखा चारा आप उसको देते हैं कम से कम मतलब उसका 3/4 भाग जो है आप उसको सूखा चारा दे सकते हैं। उसका 1/4 भाग जो है हरा चारा, ये हरा चारा उसको बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सूखा चारा जो है वो उनके पेट भरने का काम करता है। ऊर्जा का मेन सोर्स है सूखा चारा में, जैसे आप उसको पुआल देते हैं, पुआल का कुट्टी बनाकर देते हैं या गेहूं का भूसी देते हैं, तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत एनर्जी भी नहीं देती है, बहुत पौष्टिक नहीं है, ये उनके पेट भरने के लिए आवश्यकता है। ऊर्जा का एक स्रोत है जो कि उसको ये कर सकते हैं, लेकिन उनको
हरा चारा जो है, खास करके आपके दुधारू पशु जो हैं उनके लिए हरा चारे की बहुत ही आवश्यकता है, और हरा चारा अपने पशुओं को निश्चित रूप से दें। अगर आपका कोई जानवर है जो कि आप क्रॉस ब्रीड एनिमल रखे हैं तो उसका वजन करीब 400 किलो का अगर ये होगा तो उसको आप तकरीबन 30 से 40 किलो सूखे चारे की आवश्यकता पड़ेगी, करीब 15 से 20 किलो हरे चारे की आवश्यकता पड़ेगी, और उसको करीब 5 से 6 किलो दाना मिश्रण की आवश्यकता पड़ेगी। तो अभी के ये हरा चारा जो है वो हरा चारा जो किसानों भाई आपको मालूम है कि हरा चारा में भी 2 तरह के हरा चारा लगते हैं। एक होता है फलीदार और दूसरा होता है अफलीदार। फलीदार मतलब जो प्रोटीन का ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्रोत है, जो भी फलीदार हैं उसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है, अफलीदार हैं उसमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है। लेकिन हरा चारा जो है उसमें पानी की मात्रा बहुत अपने आप में बहुत ज़्यादा होती है। तो जिस तरह से गर्मी का दिन हो, जाड़े का दिन हो, ये हरा चारा उनके शरीर के मिल्क के प्रोडक्शन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हरा चारा आप निश्चित रूप से लगाएं। जाड़े के दिनों में बहुत सारे किसान भाई ऐसे होंगे जो अभी गर्मी का मौसम है, तो गर्मी के मौसम में हरा चारा जो सामान्य रूप से जो प्रकृति की तरफ से हमें उपलब्ध होती है वो नहीं हो पाता है। तो क्या किसान भाई हरा चारे की खेती भी तो कर सकते हैं? बिल्कुल, वो भी उससे भी संभव हो सकता है। सबसे ज़रूरी है भाई, आप अगर जो हरा चारा जो अभी जो गौतम साहब ने बताया कि अभी हरे चारे की कमी हो जाती है, नेचुरल ग्रेजिंग में आप भेजेंगे तो बहुत हरा चारा आपको नहीं मिलेगा। तो हरा चारा आपको लगाना होगा। जब आप अगर खास करके डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, डेयरी फार्मिंग की बात सोच रहे हैं, दुधारू पशु रखे हैं, आपको आमदनी लेनी है, तो हरा चारा का कोई विकल्प नहीं है। तो हरा चारा निश्चित रूप से अभी लगाना है। अभी गर्मी का दिन है, गर्मी के दिन में अप्रैल मई महीने में अभी आप मकई लगा सकते हैं, मकई का सबसे बढ़िया टाइम है। बाजरा लगा सकते हैं, sorghum आता है उसको आप लगा सकते हैं। आप अभी के दिन में कॉफ़ी आता है, कॉफ़ी लगा सकते हैं, बोदी लगा सकते हैं। तो ये लगाने के साथ साथ एक हाइब्रिड नेपियर है। हाइब्रिड नेपियर एक घास है जो कि सालों भर आप उससे घास ले सकते हैं। ये लेकिन गर्मी के दिनों में, अभी के दिनों में आप हाइब्रिड नेपियर अगर लगाते हैं तो आपको करीब 1-1.5 महीने के अंदर में हरा चारा उससे प्रचुर मात्रा में मिलना शुरू हो जाएगा। मकई लगाते हैं, मकई में भी अलग अलग वैरायटी आता है जो कि खास करके एकदम फॉडर के लिए होता है। जैसे अफ्रीकन टॉल एक वैरायटी है, तो अफ्रीकन टॉल वैरायटी आप कोई भी बीज के दुकान से जाके वहाँ से आप इसको ले सकते हैं, और उसके बीज को अगर आप लगाते हैं तो ये जो है उसमें भुट्टा बाद में निकलेगा। भुट्टा निकलने के पहले उसकी आप बहुत कटिंग ले लेंगे, और ये बहुत ही लंबा होता है, इसलिए इसको हरा चारा के लिए बहुत ही अच्छा उपयोगी माना जाता है। दूसरा sorghum जो है बाजरा का, उसके लिए आप अभी sorghum लगाइए। sorghum में भी उन्नत किस्म के हैं, पूसा का जो वैरायटी है वो डेवलप किया हुआ है, वो हमारे क्षेत्र के लिए भी काफ़ी अच्छा है, उसको आप लगा सकते हैं। आप कॉफ़ी जो अभी के दिनों में है, ये फलीदार में कॉफ़ी सबसे बढ़िया है जो आप लगा सकते हैं। बोदी जो है, बोदी हम लोग अपने यूज के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, और बोदी का फॉडर भी होता है, उस फॉडर के लिए भी आप बोदी को लगा सकते हैं। आप ये नेपियर की जरूर खेती करें। तो इन सब चीज़ों के लिए अगर आप अभी लगा देते हैं, अप्रैल मई में अभी 10-15 दिनों के अंदर में आप उसको लगा देते हैं, 1.5 से 2 महीने के अंदर में आपको हरा चारा अच्छा मिलना शुरू हो जाएगा और पशुओं के लिए अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जब हम हरे चारे की बात करते हैं, बहुत सारे किसान भाई हैं जो हरे चारे अपने ये को देते हैं। बहुत सारे किसान भाइयों में ये धारणा है कि पेट भरना चाहिए। हरे चारे की उपलब्धता से दूध की गुणवत्ता पर भी असर पड़ता है और उत्पादन पर भी असर पड़ता है। बिल्कुल, एकदम हमने कहा ना कि पेट भरने के लिए, जैसे सूखा चारा जो है वो सूखा चारा पेट भरने के लिए, पुआल कुट्टी आप जो खिला रहे हैं वो केवल पेट भरने के लिए दे रहे हैं। लेकिन उनके जो दूध की मात्रा को अगर बढ़ानी है, दूध की मात्रा को मेंटेन रखनी तो आप उसको हरा चारा खिलाएं, और हरा चारा के साथ दाना मिश्रण खिलाएं। दाना मिश्रण जो है ये बहुत ज़रूरी है। दाना मिश्रण में आप दाना मिश्रण जो बनाते हैं आप अपने घर में भी उसको बना सकते हैं। दाना मिश्रण में
उसमें मुख्यतः तीन तरह की चीज़ लेते हैं। एक तो कोई भी आप अनाज का दाना ले सकते हैं, जैसे मकई हो गया, जई हो गया, इस तरह की चीज़ों को आप उसको एक तिहाई भाग उसका ले लेंगे। दूसरी होती है जो खल्ली होती है, चिनिया बादाम की खल्ली हो गई, तिलहन की खल्ली हो गई, तीसी की खल्ली हो गई, कोई भी खल्ली को आप उसका, तो ये करीब 3 भाग उसका रहेगा। और 1/3 भाग जो है वो जो अनाज के उप उत्पाद होते हैं, जैसे दाल का चुन्नी हुआ, वो दाल निकलने के बाद चुन्नी जो बच जाता है वो भी काफ़ी पौष्टिक है, हमारे जानवरों को लिए काफ़ी अच्छा है। दूसरा जो चोकर जो है, गेहूं का जो चोकर है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक तरीके से मोटे तौर पर आप लेकर चलें कि 1/3 भाग आपको कोई भी अनाज जो कि आपके पास उपलब्ध हो, आप उसको इस्तेमाल करें, उसका दर्रा बना के। दूसरा, आप खल्ली, कोई भी खल्ली जो कि बादाम की खल्ली हो, सोयाबीन उसको की दिया जा खल्ली सकता हो, है, तीसी हो, तिलहन हो, वो सब किसी भी खल्ली को इस्तेमाल करें। और उसके साथ साथ कोई भी जो अनाज का उत्पाद है उसको इस्तेमाल करें, मेनली जो हम अभी बता रहे थे चोकर। और साथ में एक चीज़ और उसमें ज़रूर ऐड करें, उसमें आपको कम से कम 1 भाग जो है, मतलब आप एक तरीके से समझें कि अगर आप 100 किलो ये बना रहे हैं तो उसमें आधा किलो नमक भी जरूरी है, तो नमक डालना जरूरी है। और इसी तरह से दाना मिश्रण को मिक्सचर को बनाकर उसको देने पर जो दुधारू पशु हैं उनके उत्पादन में बहुत असर पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जब हम आहार और आवास की बात किए तो निश्चित रूप से किसान भाइयों को इसका बहुत लाभ मिलेगा और बहुत सारी जानकारियां उनको मिली होगी। अब हमारे कार्यक्रम में इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, आपसे भी चाहेंगे इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों।